गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा था। गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ये गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान, विवादित और विरोधाभासों से युक्त सुल्तान था। बलबन के लाल महल में मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्यारोहण किया। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने कि हिंदुओं के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। उसे उलुग खां की उपाधि मिली थी और ये जो उपाधि थी ये इसे बलबन ने भी इससे पहले धारण की थी, उलुग खां की उपाधि। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है ये इसके काल में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में कुछ मनमुटाव के कारण इब्न बतूता को जेल में भी डाल दिया गया। इसके समय में एक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन तर्माशिरीन के नेतृत्व में 1328-29 ईस्वी में हुआ, किंतु सुल्तान ने मंगोल नेता को कुछ धन देकर लौटा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने कुछ योजनाएं बनाई थी, हालांकि ये योजनाएं उसकी सफल नहीं रही थी। तो अगर इन योजनाओं के बारे में बात की जाए तो बरनी जो है ये सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं के बारे में उल्लेख करता है। पहली, देवगिरी को राजधानी बनाना। दूसरी, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। तीसरी, खुरासान अभियान। चौथी, कराजल अभियान। और 5वीं, दोआब में कर वृद्धि। खुरासान अभियान के लिए वहाँ के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध एक त्रिमैत्री संगठन बना जिसमें कि शामिल थे मोहम्मद बिन तुगलक, मंगोल शासक तर्माशिरीन और मिस्र का सुल्तान राजधानी जो है इसको दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। देवगिरी जो है इसको कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया है। इसामी के अनुसार सुल्तान ने दिल्ली वासियों को दंडित करने के लिए राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। वहीं इब्न बतूता जो है वो ये लिखता है कि राजधानी परिवर्तन जो है इसकी आज्ञा देने के बाद उसने समस्त दिल्ली को तलाशी लेने की आज्ञा दी, समस्त पूरी की पूरी दिल्ली की तलाशी लेने की आज्ञा दी, तो उसे मात्र एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति ही मिला। बर्नी के अनुसार नई राजधानी को साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण चुना गया था। बर्नी लिखता है कि दिल्ली जो है इतनी बुरी तरह से उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में मतलब कोई भी जानवर तक नज़र नहीं आया। सांकेतिक मुद्रा यानी कि कांसे का टंका, इसके चलन से राजकोष रिक्त हो गया क्योंकि इसमें कांसे के टंके का मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा गया। व्यापारियों ने कांसे के टंके लेने से इनकार कर दिया और अंत में सुल्तान को योजना को त्यागना पड़ा और कांसे के टंके के बदले लोगों को चांदी के टंके दिए गए। ये जो कांसे के टंके जो ढाले गए थे ये इनमें बहुत उच्च गुणवत्ता युक्त नहीं थे। ये इस वजह से कोई भी व्यक्ति जो है आसानी से इनकी नकल कर सकता था। तो लोगों ने घर पर टकसाल लगाकर नकली जो कांसे की मुद्रा थी वो बाजार के अंदर जब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि कांसे के टंके के बदले में चांदी के टंके ले जाए जाएं, तो ये जो नकली मुद्रा थी इनके बदले में चांदी के टंके जो है लोग ले गए। इसकी वजह से राजकोष जो है ये रिक्त हो गया। लोगों ने कांसे के टंके बनाकर चांदी के टंके ले लिए। बर्नी लिखता है कि प्रत्येक हिंदू का घर जो है वो टकसाल बन गया था और तुगलकाबाद के सामने कांसे के टंकों का पहाड़ जैसा ढेर लग गया। मोहम्मद बिन तुगलक से पूर्व चीन के मंगोल शासक कुबलाई खां जो था और फारस के शासक गेताखू खां जो था, इसने भी सांकेतिक मुद्रा चलाई। दोआब में कर वृद्धि की जो योजना थी ये भी अकाल और महामारी की वजह से असफल हुई। दोआब में अकाल पड़ने के बाद सुल्तान ने दिल्ली छोड़कर 100 मील दूर गंगा के किनारे स्वर्गद्वारी नामक शिविर में निवास किया। मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने अकाल पीड़ितों को सहायता देने वाला ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने कि अकाल संहिता बनाई थी।
उसने सोने का नया सिक्का चलवाया जिसे कि दिनार कहा जाता था, और अदली नामक 140 ग्रेन का चांदी का सिक्का भी चलाया। फसलों में चक्रावर्तन पद्धति यानी कि रोटेशन ऑफ रोप्स को अपनाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों की सहायता के लिए दीवाने को ही इसकी स्थापना की और तकाबी प्रदान किया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए, जिनमें से अधिकतर जो है वो दक्षिण में हुए। विद्रोह के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि वह आरंभिक काल में उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके समय अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क मुल्तानी का विद्रोह सर्वाधिक भयंकर था। दक्षिण में बहाउद्दीन गुशप, बंगाल में गयासुद्दीन, मुल्तान में बहराम किशलू खां और माबर में सैयद हसन खान ने विद्रोह किए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ और उसी के समय में ही संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लिया गया और दक्षिण भारत स्वतंत्र भी हो गया। तुगलक साम्राज्य के अवशेषों पर बाद में दक्षिण में विजयनगर 1336 ईस्वी में और बहमनी साम्राज्य जो है इसकी 1347 ईस्वी में हसन गंगू के नेतृत्व में स्थापना हुई। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। सुल्तान जो था इसने उश्र और जकात को छोड़कर शेष जितने भी कर थे इनको समाप्त कर दिया था। योग्यता के आधार पर नियुक्ति और नस्ल व वर्ग भेद की समाप्ति मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसके अमीर वर्ग में खानदानी अमीरों के अतिरिक्त मंगोल, विदेशी और हिंदू भी थे। सुल्तान के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। मलिक हाजी इलियास सुल्तान से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। मलिक हाजी इलियास सुल्तान जो था ये शमशुद्दीन के नाम से बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा। बलबन की भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी सुल्तान को जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया मानता था। उसके सिक्कों पर अल सुल्तान जिली अल्लाह अंकित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं के विरोध से परेशान होकर राजनीतिक मजबूरियों के कारण मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त किया और खुतबा और सिक्कों पर अपने नाम को हटवाकर उसके स्थान पर खलीफा का नाम अंकित किया। 1337 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण के समय उसने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट नहीं किया। उसने हिंदुओं को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। 1340 ईस्वी में खलीफा के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद को मिस्र से दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया गया। यह सुल्तान जो था इसने इक्ताओं के आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर भी तैयार करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ज्योतिष, गणित और चिकित्सा शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने सिंध का जो विद्रोह हुआ था 1351 ईस्वी को, इसको दबाते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। बदायूनी जो है वो लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। एल्फिंस्टन जो है उनका ये मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसमें पागलपन का अंश विद्यमान था। इसी प्रकार से इतिहासकार डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधी तत्व जो हैं इनका मिश्रण था। उसकी असफलता का कारण उसका निजी व्यक्तित्व था। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत अच्छा एक श्रुति लेखक भी था। शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली जो है वो सुल्तान के विरोधियों में से था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के अंत में हताश होकर कहा कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और ये किसी भी उपचार से ठीक नहीं हो सकता। बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 12 मुख्य भागों में बटा हुआ था, लेकिन वास्तव में तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। 1341 ईस्वी में उसके दरबार में चीन के सम्राट तोगन तिमूर ने भी एक शिष्टमंडल बौद्ध मंदिरों को देखने और उनके रख रखाव हेतु भेजा था। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीनी सम्राट तोगन तिमूर के दरबार में भेजा। इब्न बतूता ने इस काल की घटनाओं का वर्णन अपनी पुस्तक रहला में किया है। थैंक यू।